हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और एक बार फिर से मैं लोकेश सिंह शेखावत आपके अपने लक्की सर यूट्यूब चैनल परिवार पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं सर्वप्रथम उस महान हस्ती को श्रद्धांजलि देना चाहूंगा जो आज हमारे बीच नहीं रहे, जिनका नाम श्रीमान राहत इंदौरी जी है, जो एक मशहूर शायर थे। उन्होंने भी कुछ प्रेरक शायरियां लिखी थी। तो सबसे पहले मैं आज उन्हीं को श्रद्धांजलि देते हुए उनके द्वारा बोली गई कुछ शायरियां आपके सामने पेश कर रहा हूं। देखो दोस्तों, राहत इंदौरी जी ने कहा था कि आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर से बढ़ के कुछ नहीं है मंजिले, राह के पत्थर से बढ़ के कुछ नहीं है मंजिले। रास्ते आवाज देते हैं कि सफर जारी रखो, सफर जारी रखो, सफर जारी रखो। सूरज सितारे चांद मेरे साथ में रहे, सूरज सितारे चांद मेरे साथ में रहे। जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे। शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हम, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हम। आंधियों से कह दो कि वो अपनी औकात में रहे, वो अपनी औकात में रहे। कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, तो कभी धुएं की तरह हम पर्वतों से उड़ते हैं। कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, तो कभी धुएं की तरह हम पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैचियां हमें उड़ने से क्या खाक रोकेगी, ये कैचियां हमें उड़ने से क्या खाक रोकेगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं, हौसलों से उड़ते हैं। श्रीमान राहत इंदौरी जी को मेरा सत सत नमन, जिनका जन्म 1950 में हुआ था और 2020 में इस कोरोना काल में हृदय गति रुकने के कारण वो आज हमारे बीच नहीं रहे। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। तो दोस्तों, कल की क्लास में मैंने एक चैलेंज क्वेश्चन दिया था, और चैलेंज क्वेश्चन क्या था कि अबुल फजल की हत्या किसने करवाई, जिसका जवाब होगा जहांगीर ने। और इस प्रश्न का सटीक जवाब केवल एक विद्यार्थी दे पाया, जिसका नाम था नरेंद्र सिंह नागौर से। इसके अलावा किसके द्वारा करवाई गई, इसका जवाब दो छात्रों ने दिया, विजय यादव गुहाला ने और अंकित मेचू पोषाणा ने। आप सभी विद्यार्थी बधाई के पात्र हैं और ईश्वर से कामना करता हूं कि आप सभी एक दिन अपने लक्ष्य को बहुत जल्द हासिल करेंगे। तो दोस्तों, चर्चा करते हैं हम आज की क्लास की। आज की हमारी क्लास है, उसमें हमें राव जसवंत सिंह के बाद राव अजीत सिंह शासक बने थे, और अजीत सिंह के बाद जो शासक बने थे अभय सिंह, उनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं कुछ राजाओं की आपको ट्रिक बता देता हूं फिर से, ताकि आपके याद रहे। देखो, राव जसवंत सिंह के बाद शासक कौन बना था? पहले तो आपको पता होना चाहिए राव जसवंत सिंह का शासनकाल कब से कब तक है। 1638 से लेकर 1678 ईस्वी तक। इसके बाद इनकी मृत्यु के बाद औरंगजेब क्या करता है, जोधपुर को खालसा घोषित कर देता है और ये इंद्र सिंह को शासक बना देता है। ये इंद्र सिंह कुछ पैसे देकर ही गद्दी प्राप्त कर लेता है, जो जसवंत सिंह के बड़े भाई अमर सिंह का पुत्र था। उसके बाद राव जसवंत सिंह का बेटा शासक बनता है, जिसका नाम है राव अजीत सिंह। कौन बनता है? राव अजीत सिंह। यहां से ट्रिक मैंने आपको पहले भी बताई है कि जीत उसी की होती है जिसको भय नहीं होता है। जीत उसी की होती है जिसको भय नहीं होता है। यानी राव अजीत सिंह के बाद शासक कौन बना? राव अभय सिंह। कौन बना? राव अभय सिंह। ध्यान देना है, यहां पर आपको विशेष बात ध्यान रखनी है। अजीत सिंह के एक बेटा भी था जिसका नाम था बख्त सिंह। और जिसको भय नहीं होता है तो उसकी क्या होती है? विजय होती है। यानी जिसको भय नहीं होता है, विजय उसी की होती है। तो अभय सिंह के बाद जो शासक बना उसका नाम क्या है? विजय सिंह। जिसकी विजय होती है वह क्या होता है? भीम होता है। यानी विजय किसकी होती है? भीम की।
किसकी होती है? भीम की। तो विजय सिंह के बाद शासक कौन बनता है? भीम सिंह। भीम सिंह का आज तक मान बना हुआ है। क्या बना हुआ है? मान बना हुआ है। तो भीम सिंह के बाद शासक कौन बना? मान सिंह। जिसका मान होता है उसके तख्तो ताज को कोई नहीं हिला सकता है, यानी तख्त सिंह। जिसके तख्तो ताज को कोई नहीं हिला पाया, यानी मान सिंह के बाद शासक कौन बनता है? तख्त सिंह। और चाहे बुला लो सरदारों को, यानी सरदार सिंह। चाहे बुला लो जसवंत को, यानी जसवंत सिंह। चाहे बुला लो हनुमान को, यानी हनुमंत सिंह। यानी राठौड़ सरदारों का अंतिम शासक कौन था? हनुमंत सिंह। तो ध्यान देना है कि राव जसवंत सिंह के बाद शासक कौन बना? राव अजीत सिंह, जिसका एक बेटा भी था भक्त सिंह। फिर शासक कौन बना? अभय सिंह। फिर शासक कौन बना? विजय सिंह। विजय सिंह का भी एक बेटा था जिसका नाम था राम सिंह। ध्यान देते जाना। विजय सिंह के बाद शासक कौन बना? भीम सिंह। भीम सिंह के बाद मान सिंह। मान सिंह के बाद तख्त सिंह। तख्त सिंह के बाद सरदार सिंह। सरदार सिंह के बाद जसवंत सिंह सेकंड, और उसके बाद हनुमंत सिंह। आज हम चर्चा करेंगे अभय सिंह की और विजय सिंह की। किसकी? अभय सिंह की और विजय सिंह की। तो ध्यान देना है, जीत उसी की होती है जिसको भय नहीं होता है। जिसको भय नहीं होता है हमेशा विजय उसी की होती है। विजय हमेशा उसी की होती है जो भीम होता है। भीम का आज तक क्या बना हुआ है? मान बना हुआ है। मान, जिसका मान बना हुआ उसके तख्ते ताज को आज तक कोई नहीं ला सका है। चाहे बुलाओ सरदारों को, चाहे बुलाओ जसवंत को, चाहे बुलाओ हनुमान को। तो ध्यान देना है कि ये राजाओं को याद करने की ट्रिक है। अब हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? अभय सिंह के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? अभय सिंह के बारे में अध्ययन करेंगे। ध्यान देना दोस्तों, अभय सिंह का शासनकाल 1724 से 1753 ईस्वी तक माना जाता है। अभय सिंह के शासनकाल की एक सबसे महत्वपूर्ण घटना है। देखो ध्यान रहे, जिसको भय नहीं था उसने कहा काट दो। जिसको भय नहीं था उसने कहा काट दो। क्या? खेजड़ी के वृक्ष। यानी अभय सिंह ने 1730 ईस्वी में 1730 ईस्वी में अपना एक हाकिम था जिसका नाम था गिरधर दास भंडारी। क्या नाम था? गिरधर दास भंडारी। उसको खेजड़ी के वृक्ष काटने का आदेश दे दिया था। क्यों? क्योंकि अभय सिंह को अपना महल बनाने के लिए चूने को पकाने हेतु कुछ लकड़ियों की आवश्यकता थी। इसलिए उसने 1730 ईस्वी में अपने हाकिम गिरधर दास भंडारी को कहा कि जाओ खेजड़ी के वृक्ष काट कर लेकर आओ। तो ये कहा जाता है कि जब गिरधर दास भंडारी खेजड़ली नामक गांव में जलिये नाड़ा नामक स्थान पर, कौन से स्थान पर है? जलिये नाड़ा। जलिये नाड़ा कहाँ है? खेजड़ली गांव में। कहाँ है? खेजड़ली गांव में। और खेजड़ली गांव कहाँ है? जोधपुर में। तो ये कहा जाता है कि जब गिरधर दास भंडारी खेजड़ली गांव में खेजड़ी के वृक्षों को काट रहा था, उसी समय अमृता देवी विश्नोई आ गई। कौन आ गई? अमृता देवी विश्नोई आ गई। ध्यान देना है, कौन आ गई थी? अमृता देवी विश्नोई आ गई थी। अमृता देवी विश्नोई आ गई थी और उसने पेड़ों को काटने से मना कर दिया कि मैं पेड़ों को नहीं काटने दूंगी। उसने कहा था कि सिर साठे रूख बचे, सिर साठे रूख बचे तो भी सस्तो जान। यानी अगर हमारा सिर कटने के बदले एक पेड़ भी बचता है तो हमारा बलिदान सस्ता मानिए। तो गिरधर दास भंडारी को यह चुनौती दे देती है। और इसके साथ इसके पति थे रामोजी और 3 पुत्रियां भी थी। कितनी पुत्रियां थी? 3 पुत्रियां भी थी। इन सभी ने पेड़ों के लिपट कर अपनी जान दे दी थी। यह कहा जाता है कि इस बलिदान में लगभग अमृता देवी, उनके पति रामोजी और 3 पुत्रियों सहित 363 लोगों ने बलिदान दिया था। कितने लोगों ने? 363 लोगों ने बलिदान दिया था, जिसमें से 294 तो क्या थे? पुरुष थे। 294 तो पुरुष थे और 69 महिलाएं थी। 69 महिलाएं थी। तो ध्यान देना कि अभय सिंह, जिसको भय नहीं था, उसने कहा काट दो। क्या?
खेजड़ी के वृक्ष। कोई भी आपसे प्रश्न पूछे कि खेजड़ी के वृक्ष काटने का आदेश मारवाड़ के किस शासक ने दिया था? अभय सिंह ने दिया था। कब? 1730 ईस्वी में। किसको दिया? अपने हाकिम गिरधर दास भंडारी को दिया। जब गिरधर दास भंडारी खेजड़ली गांव में वृक्ष काट रहा था तब कौन आ गई? अमृता देवी बिश्नोई आ गई, जिसने अपने पति रामोजी और 3 पुत्रियों सहित 363 लोगों के साथ बलिदान दिया था। और इस बलिदान की स्मृति में खेजड़ली गांव में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ला दशमी के दिन विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। कोई भी आपसे पूछे कि विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहां बढ़ता है? जोधपुर के खेजड़ली गांव में। कुछ किताबें बुढ़ा विश्नोई गांव में भी बताती है। दोनों अगर ऑप्शन हो तो तीसरा ऑप्शन रहेगा दोनों, अगर दोनों में से एक रहे तो खेजड़ली गांव आंसर होगा। तो ध्यान रखना है कि विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ला दशमी के दिन बढ़ता है। इस दिन तेजा दशमी होती है, यानी तेजा जी का भी मेला बढ़ता है। यानी एक नहीं 2 मेले बढ़ते हैं, एक तेजा जी का और एक भाद्रपद शुक्ला दशमी को वृक्ष मेला बढ़ता है। कहां? जोधपुर के खेजड़ली नामक गांव में। किसकी याद में? अमृता देवी और 362 लोगों के द्वारा दिए गए बलिदान की याद में। क्योंकि अमृता देवी सहित कितने लोगों ने बलिदान दिया? 363 लोगों ने, जिसमें महिलाएं कितनी थी? 69, पुरुष कितने थे? 294। अमृता देवी के पति का क्या नाम था? रामोजी। क्या नाम था? रामोजी। अब देखो क्या होता है कि जो ये बलिदान दिया गया था उस बलिदान को, यानी इस बलिदान को विश्नोई समाज क्या कहता, आपको ये भी पता होना चाहिए। खेजड़ली गांव में जो बलिदान दिया गया था उस बलिदान को विश्नोई समाज साका या खनाड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? साका या खड़ाना। सॉरी, खड़ाना होगा ना कि खनाड़ा। क्या कहते हैं? साका या खड़ाना। विश्नोई संप्रदाय के लोग इस बलिदान को क्या कहते हैं? साका या खड़ाना कहते हैं। प्रत्येक वर्ष 12 सितंबर को खेजड़ी दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? खेजड़ी दिवस मनाया जाता है। कभी? 12 सितंबर को। खेजड़ी वृक्ष की जो पूजा होती है वह दशहरे के दिन की जाती है, जो आश्विन शुक्ल दशमी के दिन होती है। खेजड़ी के वृक्ष की पूजा कब होती है? दशहरे के दिन। और दशहरा कब आता है? आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन आता है। इस दिन लीलटांस पक्षी देखना शुभ माना जाता है। एक रचना भी है लीलटांस, जिसके रचिता कौन थे? कन्हैया लाल सेठिया। कौन थे? कन्हैया लाल सेठिया। लेकिन कोई आपसे प्रश्न ये पूछ ले कि पर्यावरण की रक्षा के लिए सबसे पहले बलिदान किसने दिया था? पर्यावरण की रक्षा हेतु सबसे पहले बलिदान है, पर्यावरण की रक्षा हेतु सबसे पहले बलिदान है वह कर्मा और गोरा नामक 2 महिला विश्नोइयों के द्वारा दिया गया था। यानी विश्नोई समुदाय की 2 महिलाएं थी, एक का नाम था कर्मा और दूसरी का नाम था गोरा। इन दोनों महिलाओं के द्वारा सर्वप्रथम पर्यावरण की रक्षा हेतु बलिदान दिया गया था। इस दिन के बाद से राजस्थान में पर्यावरण के क्षेत्र में यानी सामाजिक वानिकी के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है, जिसे अमृता देवी पुरस्कार कहा जाता है। और यह पुरस्कार राजस्थान में सर्वप्रथम गंगाराम विश्नोई को मिला था। कोई भी आपसे पूछे कि पर्यावरण के क्षेत्र में सर्वप्रथम अमृता देवी पुरस्कार किसे मिला, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? गंगाराम विश्नोई को मिला था। किसको मिला था? गंगाराम विश्नोई को मिला था। तो आप सभी ध्यान से देखें एक बार और। जिसको भय नहीं था उसने कहा काट दो। क्या? खेजड़ी के वृक्ष, यानी खेजड़ी के वृक्ष काटने का आदेश किसने दिया? अभय सिंह ने। कब दिया? 1730 ईस्वी में। किसको दिया? गिरधर दास भंडारी को। कहां लकड़ी काट रहा था? खेजड़ली गांव में जलिय नाड़ा नामक स्थान पर काट रहा था। कौन आ गई? अमृता देवी विश्नोई। उसने क्या कहा कि सिर साटे रुख बचे तो भी सस्तो जान, यानी एक सिर के बदले एक पेड़ भी बचता है तो हमारा बलिदान सस्ता मानिए। इस बलिदान में कितने लोगों ने बलिदान दिया? 363 लोगों ने, जिसमें अमृता देवी के पति रामोजी और 3 पुत्रियां भी सम्मिलित थे। 363 में से कितनी महिलाएं थी? 69। पुरुष कितने थे? 294।
एक विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है? खेजड़ली गांव में। कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ला दशमी को। इस दिन कौन सी दशमी आती है? तेजा दशमी भी आती है। खेजड़ी दिवस कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को मनाया जाता है। पर्यावरण के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है। सर्वप्रथम अमृता देवी पुरस्कार किसे दिया गया? गंगाराम विश्नोई को। लेकिन पर्यावरण के क्षेत्र में रक्षा हेतु सबसे पहले बलिदान किसने दिया? कर्मा और गोरा नामक 2 विश्नोई महिलाओं ने। अब अभय सिंह के बाद जो दोस्तों शासक कौन बनता है? विजय सिंह। अब हम बात करते हैं विजय सिंह की। ध्यान देना, विजय सिंह के महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या है। विजय सिंह भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का पक्का भक्त था। विजय सिंह भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का पक्का भक्त था। विजय सिंह है वह एक महत्वपूर्ण शासक माना जाता है। ध्यान देना है। होता क्या है, सबसे पहले तो ध्यान रखें कि विजय सिंह ने सिक्के चलाए जो किस नाम से जाने जाते हैं? विजय शाही सिक्कों के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं? विजय शाही सिक्कों के नाम से जाने जाते हैं। तो कोई भी आपसे पूछे कि विजय शाही सिक्के मारवाड़ में किसने चलाए? विजय सिंह ने। किसने चलाए थे? विजय सिंह ने। किसने चलाए थे? विजय सिंह ने। वेरी गुड, ऐसे ही याद रखना है। इसका शासनकाल कोई आपसे पूछ ले तो 1753 से 94 ईस्वी तक, यानी लगभग 41 साल तक शासन किया। कितने सालों तक? 41 सालों तक शासन किया। अब जब विजय सिंह ने विजय शाही सिक्के चलाए तब उनके देखा देखी राजस्थान में और भी सिक्के चलने लगे। जैसे जयपुर के शासक ने चला दिए, धौलपुर में चला दिए गए, मेवाड़ में चला दिए गए, जैसलमेर में चला दिए गए। तो जयपुर में कौन से सिक्के चलाए गए आपको पता होना चाहिए। जयपुर में सुबह सुबह क्या चलता है? झाड़ू का काम चलता है। क्या काम चलता है? झाड़ू लगाने का, यानी स्वच्छता अभियान चलता है। तो जयपुर में झाड़शाही सिक्के चले। धौलपुर है वो राजस्थान का सबसे छोटा जिला है, पूर्वी दिशा की दृष्टि से देख लो चाहे वैसे देख लो। तो धौलपुर में जब कोई बालक बदमाशी करता है, शरारत करता है, तो उसकी माँ उसके तुरंत तमाचा लगा देती है। तो धौलपुर में कौन से सिक्के चले? तमाचा शाही सिक्के चले। कोटा शिक्षा में सिरमौर है और कोटा के लोगों को अपनी शिक्षा पर क्या है? गुमान है। तो कोटा में कौन से सिक्के चले? गुमान शाही सिक्के चले। जैसलमेर में 2 मात्राएं आती है। जैसलमेर में 2 मात्राएं आती है, तो वहां पर कौन से सिक्के चले? अखेराज शाही सिक्के चले। अखेराज में भी 2 मात्रा आती है। मेवाड़ का शासक था स्वरूप सिंह, जिसने 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम अंग्रेजों का साथ दिया, जिसके कारण उसका चेहरा वैसा का वैसा बना रहा, सुंदर का सुंदर बना रहा। तो मेवाड़ में स्वरूप शाही सिक्के चले। तो ध्यान रखना है कि मारवाड़ में विजय सिंह ने विजय शाही सिक्के, जयपुर में झाड़शाही सिक्के, धौलपुर में तमाचा शाही सिक्के, जैसलमेर में अखेराज शाही सिक्के, मेवाड़ में स्वरूप शाही सिक्के और कोटा में गुमान शाही सिक्के चलाए गए थे। ये सब आपको पता होना चाहिए। अब देखो दोस्तों, होता है क्या, विजय सिंह के एक पासवान थी जिसका नाम था गुलाब राय। क्या नाम था? गुलाब राय। देखो ये इसके दरबार में एक नर्तकी थी, लेकिन ये भी भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पक्की भक्त थी। इस कारण विजय सिंह इसके तरफ आसक्त हो गया। किसकी तरफ? गुलाब राय की तरफ। और उसे अपनी क्या बना लिया? पासवान बना लिया, यानी उसे महारानी का दर्जा दे दिया। किसने? विजय सिंह ने। सिक्के कौन से चलाए? विजय शाही सिक्के। क्यों ना चैलेंज क्वेश्चन यहीं से दे दिया जाए। तो आज का दोस्तों हमारा चैलेंज क्वेश्चन ये है कि राजस्थान में सबसे प्राचीन सिक्के कौन से हैं। कोई भी आपसे प्रश्न पूछे कि राजस्थान में सबसे प्राचीन सिक्के कौन से हैं, तो उसका जवाब आपको आना चाहिए। और आज का मेरा चैलेंज क्वेश्चन यही है कि जो विद्यार्थी इस प्रश्न का सबसे पहले जवाब देगा, कल उसका नाम वीडियो में अनाउंस किया जाएगा। और प्रश्न क्या है कि राजस्थान में सबसे प्राचीन सिक्के कौन से हैं। इसका जवाब खोजिए और तुरंत दीजिए बिना किसी देरी के। तो पासवान किसको बना लिया? गुलाब राय को। गुलाब राय को पड़दायत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पड़दायत। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पड़दायत क्या होती है। जब कोई राजकुमार या राजा किसी दासी को या किसी नर्तकी को या किसी अन्य महिला को अपने हाथ से सोने के कड़े पहना देता है,
तो उसको पड़दायत कहा जाता है। और पड़दायत को क्या कहते हैं? उपपत्नी कहते हैं। और उपपत्नी के जो संतान होती है उसको क्या कहते हैं? भाबा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाबा कहते हैं। तो ध्यान देना है कि विजय सिंह की पासवान कौन थी? गुलाब राय। उसे क्या कहा जाता था? पड़दायत यानी उपपत्नी। और पड़दायत की जो संतान उत्पन्न होती है उसको क्या कहते हैं? भाबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाबा। इस गुलाब राय को मारवाड़ की नूरजहां भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मारवाड़ की नूरजहां भी कहा जाता है। अब कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि गुलाब राय को मारवाड़ की नूरजहां किसने कहा था? मारवाड़ की नूरजहां कहा था वीर विनोद के लेखक कवि राजा श्यामल दास ने। किसने कहा था? कवि राजा श्यामल दास दधिवाड़िया ने कहा था। क्या कहा था? मारवाड़ की नूरजहां किसको? गुलाब राय को। किसको कहा था? गुलाब राय को। इस गुलाब राय के द्वारा जोधपुर में महिला बाग का झालरा बनवाया गया। क्या बनवाया गया? महिला बाग का झालरा बनवाया गया। इसी के द्वारा गंगा बावड़ी बनवाई गई, जिसको रानीसर तालाब भी कह सकते हैं। और इसी गंगा बावड़ी को और भी कई नामों से जाना जाता है। गंगा बावड़ी है वह गुलाब सागर के नाम से भी जानी जाती है। लेकिन ये कहा जाता है कि बाद में वहां की जनता ने गुलाब राय की हत्या कर दी थी। किसकी? गुलाब राय की। तो ध्यान देना है दोस्तों, विजय सिंह ने कौन से सिक्के चलाए? विजयशाही सिक्के चलाए। उसकी पासवान कौन थी? गुलाब राय। गुलाब राय को क्या कहा जाता है? पड़दायत कहा जाता है। उसकी उपपत्नी भी कह सकते हैं। उपपत्नी के जो संतान होती है उसको क्या कहते हैं? भाबा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाबा कहते हैं। वीर विनोद के लेखक श्यामल दास ने गुलाब राय को क्या कहा है? मारवाड़ की नूरजहां कहा है। जयपुर में कौन से सिक्के प्रचलित थे? जाटशाही सिक्के। धौलपुर में कौन से सिक्के चले? पता होना चाहिए आपको, तमाचाशाही सिक्के। कोटा में गुमानशाही सिक्के। मेवाड़ में स्वरूपशाही सिक्के। जैसलमेर में आखेराजशाही सिक्के चले थे। किसके देखा देखी? विजय सिंह के द्वारा चलाए गए विजयशाही सिक्कों के देखा देखी। इसके बाद दोस्तों जो शासक आएंगे उनका नाम होगा, देखो, भय नहीं होता है जिसकी क्या होती है? विजय। विजय उसी की होती है जिसका हमेशा क्या बना रहता है? जो हमेशा कैसा रहता है? भीम की तरह रहता है। एक शायरी है वो भी मैं आपको सुना देता हूं, जो गुलाब राय विजय सिंह को कहती है कि अगर तेरे नाम पर कभी जंग छिड़ गई तो, अगर तेरे नाम पर कभी जंग छिड़ गई तो मुझ जैसे बुज़दिल भी पंक्ति में खड़े मिलेंगे। ना जाने कब झलकेंगे मेरे गम के आंसू, ना जाने कब झलकेंगे मेरे गम के आंसू तेरी आंखों से, ना जाने किस दिन ये बर्तन भरे मिलेंगे। तू मुझे घूर कर देखता है विजय सिंह, तू मुझे घूर कर देखता है विजय सिंह, देखना हम भी एक दिन तुम्हारी बाहों में मरे मिलेंगे, हम भी एक दिन तुम्हारी बाहों में मरे मिलेंगे। दोस्तों यदि यह क्लास आपको पसंद आई है तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ध्यान रहे आपका एक एक लाइक हमारे लिए मायने रखता है। आपका एक एक लाइक हमारे जोश को दुगुना कर देता है, और जब जोश दुगुना होता है तो आपको पता है बेहतर से बेहतर वीडियो अपलोड होते हैं। इसलिए दोस्तों लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।